आपको मैंने पिछली बार सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, जिसमें मैंने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीर आदि नगरों के बारे में बताया था कि यहाँ से आपको सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति या उस समय की तात्कालिक स्थितियाँ कैसी थी। तो आपको मैं आज सबसे पहले सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसमें जो साक्ष्य मिले हैं, अगर हम देखते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा उसमें नारी मूर्तियाँ मिली हैं। नारी मूर्तियों से ये हमको पता चलता है कि उस समय की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, अर्थात जैसे कि आज के समय में हमारे समाज में प्रायः अधिकतर स्थानों पर पुरुष सत्ता पाई जाती है, पुरुष प्रधान समाज है। उस समय का जो समाज था वो मात्र समाज था, अर्थात मात्र शक्ति को अधिक अधिकार हासिल थे। उस समय का जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा था। पहला वर्ण था विद्वान का, दूसरा था योद्धा का, तीसरा था व्यापारी का और चौथा था श्रमिक का। इस श्रमिक वर्ग में आप शिल्पकार हैं उनको भी रख सकते हैं। इस समय का जो मनुष्य था या समाज था उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन सर्वमान्य थे। यहाँ पर सुई मिली है, सुई के आधार पर ये निष्कर्ष निकल गया था कि लोग कपड़ा सिला हुआ पहनते थे, अर्थात उन्हें सिलाई का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में कुछ पासे मिले थे। पासे के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये उनका खेल था, सर्वप्रिय खेल था। जैसे कि आज के समय में लूडो है, चौपड़ है या चौरस शतरंज है खेला जाता है, उस समय पासा खेला जाता था। इस अवधि में आपको एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसके आधार पर ये निकाला गया है निष्कर्ष कि उस समय नृत्य ही उनका मनोरंजन का साधन था, अर्थात उस समय लोग नाच गाने में रुचि रखते थे। यहाँ पर एक कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बाँट को दिखाते हैं, पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये बाँट के टुकड़े हैं। जो ये बाँट के टुकड़े हैं ये घनाकार आकृति में हैं और ये 16 के आवर्त में हैं। माप तौल के लिए इन बाँटों का प्रयोग होता था। ये घनाकार आकृति में हैं और ये 16 के आवर्त में हैं या 16 के आवर्तक में हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो तौल होती थी वो 16 के आवर्तक के रूप में होती थी, 16 के अनुपात के रूप में होती थी। ये परंपरा उस समय से आज भी भारत में चली आ रही है कि हम किसी भी तौल को आज भी 16 के आंकड़े में ही रखते हैं। जैसे कि प्रचलित शब्द है 16 आना, 8 आना, 12 आना या 4 आना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये 16 आना शब्द चलता था। उस समय का जो 16 आना था उसको आप आज के 1 रुपये के बराबर मान सकते हैं, या 16 आना उस समय का 100% था। किसी चीज़ को 16 आना बोलते थे तो 100% मानते थे। तो ये आप सिंधु घाटी की सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं तो मात्र सत्तात्मक सत्ता पाई गई थी। विद्वान वर्ग, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी वर्ग में वहाँ का समाज बचा हुआ था। सुई के पाने से ये निष्कर्ष निकला है कि कपड़ा सिलना जानते थे, कपड़ा सिल करके पहनते थे। पासा उनका सर्वप्रिय खेल था। नर्तकी की मूर्ति ने ये प्रूव किया है, सिद्ध किया है कि उस समय का जो मनोरंजन का साधन था वो नृत्य कला आदि था। बाँट उनका घनाकार था, 16 के आवर्तक में था।
16 आना आज के 1 रुपये के लगभग बराबर था और वो 100% कहलाता था। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि उन लोगों को दशमलव का ज्ञान था। इसके बाद हम चलते हैं उनकी आर्थिक जीवन के बारे में कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो मूल रूप से उनका कृषि पर निर्भर था और कृषि में मुख्य रूप से उनके यहाँ गेहूँ और जौ की फसल उगाई जाती थी। यही उनका मुख्य फसलें थी। सिंधु घाटी के लोग कपास उगाना जानते थे। सिंधु घाटी का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से चलता था। इनके यहाँ सिंधु घाटी में जो कपास पाया गया है इसको सिंडन कहा है और सिंडन शब्द जो है वो यूनानियों का दिया हुआ है। तो इससे ये याद होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती काफ़ी ऊंचे स्तर पर होती थी। यूनानी लोग उसे सिंडन इसलिए बोलते थे कि वो सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी और वो सिंडन शब्द जो है वो सिंधु शब्द से निकला है। और इनके यहाँ कुछ विशेष आपने देखा है, कालीबंगा में इनको जार मिला है, कालीबंगा में जार मिला है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग अपने अनाज को जार में सुरक्षित रखते थे, अर्थात वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के जो अन्नागार मिला है वहाँ पर बड़े बड़े चबूतरे पाए गए थे। चबूतरे पाए जाने से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि उन पर धान आदि की कुटाई होती थी। हड़प्पा संस्कृति में जो सिक्के हमको कुछ नहीं मिले हैं, सिक्के ना मिलने से एक निष्कर्ष ये निकाला गया है कि उस समय खरीदारी कैसे होती थी। तो हम जो निष्कर्ष निकला है उससे ये है कि क्रय और विनिमय का जो साधन था या खरीदारी और बिक्री का जो साधन था वो उस समय अनाज था। अनाज के ही लेन देन से सामान स्थानीय स्तर पर बेचे और खरीदे जाते थे। ये परंपरा आज भी हमारे देश में कई गांवों में व्याप्त है, जहां पर अनाज से ही लोग अपने घरेलू सामानों को खरीदते हैं, अनाज देते हैं और वो सामान लेकर के आते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग आटा पीसना जानते थे। हमने आपको बताया था कि वो चक्की के पाट मिले हैं। चक्की के पाट मिलने से ये निष्कर्ष निकला है कि लोग गेहूं को पीस करके आटा बनाते थे। सिंधु सभ्यता में एक आध दो पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले हैं जिनको कि ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं। उन पर कुबड़दार बैल के चित्र हैं। कुछ स्थानों पर हाथी दांत से बने हुए कलात्मक सामग्री पाई गई है। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि उन लोगों को हाथी का ज्ञान था। तो सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो कृषि पर था। कपास उनके यहाँ ऊंचे स्तर पर होता था, जिससे प्रतीत होता है कि कपास आदि का निर्यात भी होता था। मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था। स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने और बेचने के लिए लोग अनाज का प्रयोग करते थे। और जार या अन्नागार पाए जाने से निष्कर्ष निकाला गया है कि लोग अनाज को संरक्षित रखना जानते थे और अन्नागार में वो अपने कृषि से जो अधिक अनाज उत्पन्न होता था, जिससे कि वो अपनी साल भर के खाने के लिए जो इकट्ठा रखते थे, उसके अलावा वो बिक्री के लिए उस अन्नागार में जाते थे या वहाँ पर अनाज को वो सुरक्षित रखते थे। अब हम आपको सिंधु सभ्यता के शिल्प के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता का जो शिल्प है उसमें अगर हम देखते हैं तो उन लोगों को कपड़ा सिलने का ज्ञान था, अर्थात वो कपड़ा बुनना जानते थे। शाल और धोती उनके मुख्य वस्त्र थे। शाल और धोती को वो पहनते थे।
कई ऐसी मूर्तियों में ये साक्ष्य मिले हैं जिसमें उस मूर्ति के ऊपर साल को ओढ़ा हुआ दिखाया गया है और नीचे वो धोती पहने हुए है। मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो तिब्बतिया अलंकरण से युक्त हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त मूर्तियाँ तिब्बतिया अलंकरण से युक्त हैं। चन्हुदड़ो और इनका जो लोथल स्थान था वहाँ पर मनका बनाने का उद्योग था। चन्हुदड़ो और लोथल में मनका के साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो मनका का एक बड़ा व्यापारी केंद्र था। सिंधु सभ्यता में पत्थर पर पालिश मिला है जिससे पता चलता है कि लोग पत्थर पर पालिश करते थे, अर्थात उन्हें रंगाई का ज्ञान था। बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग होता था। ये सीप निर्यात के बड़े केंद्र थे। और सिंध सभ्यता में हम देखते हैं तो कुछ स्थान पर हमको सिलखड़ी की मोहरे और चट के बटखरे मिले हैं। ये चन्हुदड़ो नामक स्थान पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का भी अवशेष मिला है, अर्थात उन्हें सूती कपड़े का भी ज्ञान था। अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार और वाणिज्य उनका क्या था। आपको मैंने बताया है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनके मुख्य व्यापारी नगर थे। दोनों नगरों में जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से होता था, अर्थात जलीय मार्ग से होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा है कि लोथल का बंदरगाह को मिला है। सिंधु सभ्यता के जो व्यापारी थे वो अपनी मोहरें रखते थे और उनकी मोहरें अपनी विशेष होती थी, उस पर उनके चिन्ह बने होते थे। वो व्यक्तिगत चिन्ह बनाते थे कि ये मोहरें फला व्यापारी की हैं। कोई राजकीय मोहर उस समय नहीं थी। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है, उसमें जो मोहर है उसमें एक सुमेरियन नाव का चित्र बना है। इस मोहर में सुमेरियन नाव का चित्र बना है। इस सुमेरियन नाव के चित्र ने दो बातें प्रूफ किया है, दो बातें बताई हैं कि मोहनजोदड़ो का जो व्यापार है वो सुमेरियन सभ्यता से होता था। मोहनजोदड़ो में जो मोहर मिली है और उसमें जो सुमेरियन नाव का चित्र है उसने दो बात बताई है कि सुमेरियन सभ्यता से उसका व्यापार होता था, और नाव के चित्र ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से होता था, अर्थात नाव समुद्री व्यापार का सूचक है। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए एक उर बंदरगाह था। मेसोपोटामिया का जो व्यापार होता था वो उर बंदरगाह से होता था, जैसे कि हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता का लोथा से होता था। और जो मेसोपोटामिया में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया से सिंध का व्यापार होता था। 1750 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया से सिंध के व्यापार का कोई अभिलेख नहीं मिला है। 1750 ईसा पूर्व के लगभग जो मेसोपोटामिया में हमें एक लेख मिलता है उसमें ये दिखाया गया है कि मेलुहा नामक क्षेत्र से मेसोपोटामिया का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख से ये पता चलता है कि मेलुहा नामक स्थान से उनका व्यापार होता था, और इस मेलुहा नामक स्थान को माना गया है कि यही मोहनजोदड़ो स्थान था। मेलुहा आप शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक मेलुहा नामक स्थान की कहानी याद आती है कि मेलुहा के मृत्युंजय, तो इसका मतलब है कि मेलुहा नामक एक स्थान था, और ये स्थान बाकायदा साक्ष्य के रूप में मेसोपोटामिया सभ्यता से मिला है।
उसके बारे में आकलन ये किया जाता है कि ये मेलुहा मोहनजोदड़ो ही है। 1750 ईसा पूर्व के बाद हमको मेलुहा या सिंधु सभ्यता का कोई मोहर नहीं मिली है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 1750 ईसा पूर्व के आसपास हमारा मेसोपोटामिया से या सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापार टूट गया था। हड़प्पा के लोग लाजवर्द नामक एक पत्थर का व्यापार करते थे। वो सुदूर जगह पर उसका निर्यात करते थे। लाजवर्द पत्थर, ये पत्थर एक नीले रंग का पत्थर होता था जिसका वो निर्यात करते थे। इस पत्थर को लापिस लजूली बोलते हैं। इस पत्थर को, लाजवर्द पत्थर को लापिस लाजूली भी कहा जाता है। इसका हड़प्पा स्थान से काफ़ी संख्या में निर्यात होता था। मेसोपोटामिया अभिलेख में ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता से उसके व्यापार चलते थे और मेलुहा को ही मोहनजोदड़ो नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम मिलते हैं जिनका नाम है दिलमन और मकन, जिसमें कि दिलमन को ये माना गया है कि ये फारस की खाड़ी का बहरैन स्थान है। तो ये दिलमन और मकन जो थे वो मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया के समुद्री व्यापार के बीच के 2 बंदरगाह थे। तो इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार विदेशों से भी होता था, विदेशी सभ्यताओं से होता था, जिसमें कि मेसोपोटामिया उसका एक प्रमुख केंद्र था। अब इसके बाद हम आपको तत्कालीन सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में बताएंगे कि उस समय का वहाँ पर धर्म क्या था और क्या क्या धर्म के अंतर्गत हमको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो ये बता रहे हों कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में जॉन मार्शल ने मातृ देवी की प्रतिमा की खोज की थी। उन्होंने बताया है कि मातृ देवी का संप्रदाय ही सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान था, अर्थात सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की ही पूजा होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हदड़ो में मिट्टी के काफ़ी संख्या में नारी मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है जिसे कि देवी कहा गया है। ये मोहनजोदड़ो में मिली है देवी की मूर्ति। इसमें जो देवी की मूर्ति मिली है उनके सिर पर एक पंख जैसा आभूषण दिखाया गया है कि सर पर उनके पंख बने हुए हैं। उनके गले में एक कंठ हार पहनाया गया है, एक करधनी पहनाया गया है। कुछ मूर्तियों में ऐसी ही प्रतिमा के आगे धुएं के चित्र को दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये देवी की मूर्ति है और उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके सामने सुगंधित द्रव्य जलाया गया है। वेंकटेश ने ऐसी मूर्ति को ये बताया है कि ये दक्षिण भारत में लक्ष्मी जी की मूर्ति है। सिंधु सभ्यता में एक विशेष चीज़ और मिली है कि वहाँ पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोग देवी देवताओं की पूजा अपने घर में करते थे या किसी वृक्ष के नीचे करते रहे हैं। मंदिर का साक्ष्य न मिलने से मंदिर की परिकल्पना उस समय थी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है जो कि एक नारी का है। उस नारी के मूर्ति में हड़प्पा में ये दिखाया गया है कि वो नारी
का जो सिर है वो नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है। मूर्ति ने कोई वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, वो वस्त्र विहीन अर्थात नग्न मूर्ति है। इस मूर्ति में जो स्त्री का या नारी का जो गर्भ है उससे एक पौधा निकल रहा है। नारी की वो मूर्ति जिसमें पैर ऊपर है, सिर नीचे है, वस्त्र विहीन है, गर्भ से पौधा निकल रहा है, उसे ये माना गया है कि ये पृथ्वी माता की मूर्ति है, अर्थात धरती माता की मूर्ति है जो धरती को दिखा रही है। और यही आज के भी परिदृश्य में यही संकेत मिलता है कि ये पृथ्वी माता की मूर्ति रही है। इसी में मूर्ति के जो पृष्ठभाग है उस पर एक स्त्री का चित्र है जो हाथ को ऊपर किए हुए बैठी है। उसके सामने एक व्यक्ति है जो चाकू या हंसिया जैसा औजार लिए हुए खड़ा है, जिससे ये दिखाया गया है कि ये बलि देने के लिए है। तो ये बलि को प्रदर्शित करती है जिसमें कि देवी के आगे एक व्यक्ति हंसिया लिए हुए खड़ा है या चाकू लिए हुए खड़ा है। मार्शल ने इसको बताया है कि ये बलि का संकेत है। इसी के बाद जो अगली मूर्ति मिली है उसमें एक पीपल के पेड़ को दिखाया गया है। इस पीपल के पेड़ में 2 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के बीच में एक नारी का चित्र है। उस नारी के चित्र के सामने एक मनुष्य का चित्र है। मनुष्य के हाथ में एक बकरा बंधा हुआ है, उसके पीछे कुछ मनुष्य हैं। इस मूर्ति की जो मुद्रा है या जो इसका चिन्ह है कि एक पीपल के पेड़ में 2 शाखाएं, उससे एक नारी के सामने एक मनुष्य दिखाया गया, उसके हाथ के पीछे बकरा बंधा और कुछ मनुष्य खड़े हैं। इसको ये माना गया है बकरा बलि का संकेत है, मनुष्य उसके पीछे आने वाली भीड़ है, और जो मनुष्य साथ में लाया है वो उस बलि का मतलब उस बकरे का बलि देना चाहता है। और नारी को देवी माना गया है, तो ये माना गया है कि मातृ देवी को वो मनुष्य बलि के रूप में बकरा चढ़ाने आया है, बकरे की बलि देने आया है। इसी प्रकार से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक नारी के गोद में एक बच्चा है। ये मूर्ति इस बात को दिखाती है, अर्थात मातृत्व की बात को दिखाती है कि माता एक स्त्री एक माता के रूप में कैसी है, अर्थात ये मूर्ति मातृत्व को प्रदर्शित करती है। बलूचिस्तान क्षेत्र में कुछ देवी की मूर्ति पाई गई है जो रौद्र रूप में है, अर्थात ये देवी के क्रोधित रूप को दिखाती है कि नारी क्रोध में कैसी लगती है। भारत के बाहर इसी प्रकार मेसोपोटामिया, मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन आदि में भी काफ़ी पुरानी नारी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि मातृ देवी की उपासना उस समय संसार के एक बड़े क्षेत्र में होती थी, केवल सिंधु क्षेत्र में नहीं होती थी, काफ़ी दूर तक मातृ देवी का संप्रदाय फैला हुआ था। लेकिन जो मातृ देवी का संप्रदाय उस समय था वो राजधर्म नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक धर्म था। ये तो हमने आपको बताया कि जो कुछ नारी मूर्तियाँ, स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं। मातृ देवी की उपासना के साथ साथ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पुरुष की भी पूजा होती थी। उसमें एक ऐसे पुरुष का जो चित्र मिला है या मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है,
उसमें एक व्यक्ति को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जो कि एक योगी का चित्र है। योगी का चित्र है, पद्मासन मुद्रा में है। इस योगी के या इस पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी है। और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है। जो ये उस योगी के सामने एक त्रिशूल जैसा आभूषण दर्शाया गया है, जिसे कि ये माना गया है कि ये रुद्र की प्रतिमा है, अर्थात शिव की प्रतिमा है। इसी प्रकार अगला जो एक मूर्ति मिली है, उसमें शिव की मूर्ति वो भी माना गया है, जिसमें एक देवता को एक चौकी पर बैठाया गया है। उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ फैले हुए हैं। उन हाथों में उस योगी ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। सिर के ऊपर उसके 2 सींग बनी हैं। उस सींग से कुछ वनस्पति भी बाहर निकली है। उस देवता के 3 मुख हैं, एक सामने और 2 अगल बगल मुख हैं। इसको भी शिव जी का ही प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार एक और मुद्रा मिली है जो श्रृंग युक्त है, अर्थात उसमें भी सींग है। उसके सिर से उसमें भी वनस्पति निकाली गई है। ये प्रतिमा एक मुखी है और इसमें जो योगी बैठा है वो ज़मीन पर बैठा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वनस्पति है वो उर्वरता का प्रतीक है, अर्थात वो उर्वरता का देवता है। इसी प्रकार यहाँ सिंधु सभ्यता में एक ऐसी और मूर्ति मिली है जिसमें आधा भाग मनुष्य का है और आधा भाग बाघ का है। ये दिखाता है कि उस समय, अर्थात आप इसको भी ये मान सकते हैं कि मनुष्य और जानवर के बनने की जो बीच की प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया है कि मनुष्य धीरे धीरे जानवर से कैसे मनुष्य बना है। तो ये उसका प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार एक मूर्ति में एक मनुष्य विराजमान है, उसके आस पड़ोस में कुछ पशु दिखाए गए हैं। पेड़ पर एक मचान बंधा है, उस पर एक आदमी बैठा है। मूर्ति के इसी में दूसरी तरफ त्रिशूल के सामने एक बैल को खड़ा हुआ दिखाया गया है। इन सभी मूर्तियों को शिव जी की आकृति माना गया है और ये माना जाता है कि माता देवी के समान शिव जी की भी पूजा व्यापक स्तर पर होती थी, अर्थात माता देवी के बाद शिव जी की भी कई प्रतिमाएं या कई मूर्तियां मिट्टी की मिली हुई हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में सूच्याकार या वर्तुलाकार कुछ लिंग मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल में या पत्थरों के काल में लिंग की पूजा होती थी। इसमें कुछ लिंग ऐसे पाए गए हैं जो छोटे छिद्र से छिदे हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोग लिंग को ताबीज़ के रूप में गले में पहनते थे। इसी प्रकार से कुछ स्थानों पर पत्थर, कांच की मिट्टी, शंख आदि के बने चक्र मिलते हैं, जो बड़े और छोटे दोनों आकार के हैं। इससे योनि पूजा को भी बल मिलता है कि उस समय लिंग और योनि दोनों की पूजा होती थी। मातृ देवी और शिव जी की प्रतिमा के अलावा या मूर्तियों के अलावा कुछ पशु पक्षी और वृक्षों की भी पूजा सिंधु सभ्यता में होती थी। भैंसा है, बैल है, ये शिव जी का वाहन माना गया है। इस काल में जो फाख्ता है उसे पवित्र पक्षी माना गया है। सिंधु सभ्यता में फाख्ता को पवित्र पक्षी माना गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें एक सींग वाला एक पशु है और उसका जो सिर है वो एक पीपल के पेड़ से निकलता है, जिससे प्रतीत होता है कि श्रृंगी पशु जो है या सींग वाला पशु वो पीपल का वाहन है। वो पीपल के पेड़ से उसका मुंह निकला है और सींग है, तो उससे प्रतीत होता है कि ये पीपल का वाहन है, अर्थात उसके वाहन को दिखाता है। लोथल में इसी प्रकार मिट्टी के 3 ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर सर्प की आकृति बनी है, जिससे उस समय के नाग पूजा के संकेत मिलते हैं।
इसी प्रकार एक मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु के सामने सूर्य जैसी आकृति बनी हुई है। उसी काल में कुछ ताबीजें प्राप्त हुई हैं। लोथल और कालीबंगा के स्थान से अग्निकुंड और यज्ञ वेदी के काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। पशुबल के साक्ष्य भी ऐसे दिखाई पड़े हैं जो आपने पत्थरों पर उकेर करके दिखाए गए हैं। कालीबंगा में एक स्थान है, वहाँ पर कुएं से 7 आयताकार वेदियाँ एक ही पंक्ति में दर्शाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय सामूहिक यज्ञ आदि भी होते थे। कुछ निचली बस्तियों में इसी प्रकार अनेक घरों में छोटी छोटी अग्निवेदी दिखाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु काल का जो मनुष्य था या समाज था वो देवी देवताओं की पूजा अपने घर के अंदर या पेड़ पौधे के आसपास करता था, अर्थात कोई मंदिर का वो निर्माण नहीं किए हुए था। सिंधु सभ्यता में शवों के साथ में अर्थात मृतक शरीर के साथ में दैनिक जीवन के सामग्रियां रखी जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है या प्रतीत होता है कि उस काल का जो मनुष्य था वो पारलौकिक या पुनर्जन्म के जीवन में विश्वास करता था। सिंधु सभ्यता में माता देवी और पुरुष देवता की उपासना के साथ साथ पशु पक्षियों की भी पूजा होती थी। और ताबीज आदि के मिलने से यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो अंधविश्वास में विश्वास रखते थे, अर्थात वो रूढ़वादी थे। हिंदू धर्म में अनेक प्रमुख जो तत्व हैं वो ये दिखाते हैं कि सिंधु सभ्यता में आज शिव जी के या मातृ देवी के आदि रूप की पूजा होती थी। तो ये हमने आपको सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, शिल्प और धर्म के बारे में बताया है। और अगले वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी के कला, स्थापत्य आदि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।